थर्मेक्स से स्टार्ट किया आपने अपना करियर, 37 साल से भी ज़्यादा का करियर एक इंडस्ट्री में आपने दिया जी। कैसी रही ये लाइफ? When you watch any movie second or the third or the fourth time, then you start observing minute things of that movie. One diversity comes out of opinions and philosophy of different people, and one comes out of your own different versions, like you said. फिर इंडिया में क्यों, मतलब डेटा सेंटर, जैसे मान लो कि ऑलरेडी कहीं सैन फ्रांसिस्को में था, यहाँ पे है ऑलरेडी बड़े बड़े डेटा सेंटर, तो फिर इंडिया में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और उससे फ़ायदा क्या होता है? इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, मतलब इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर रही है इसकी? जी, You manufacture for India in India, but you also manufacture in India for the world. गोल नहीं चलती है ना, इन्फिनिटी में चलती है लाइफ चलती कैसे सर? पहले एक गोला आएगा, आपने एक ज़िंदगी जी, फिर वापस आप एक बड़ा गोला बनाओगे, फिर आप वापस वहीं आओगे जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, फिर आप तीसरे राउंड में आओगे, वहीं की वहीं रहोगे, आप हो वहीं। One after the other few incidences happened which were so profound. उसमें मेरा इसकी तरफ देखने का पूरा नजरिया चेंज हो गया. It came to me like it is my duty. I've been instructed to do it. संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। Thank you. कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ. आप कैसे हैं अभिषेक? बहुत बढ़िया सर। कैसे चल रही लाइफ? Life is wonderful, going well on a song, and it always has to be that way. पॉडकास्ट में आने का मन क्यों बनाया? There is a lot that I would like to communicate, and everything is an experience of taking and giving. I believe learning and spreading what you know. So this podcast will be a lot of learning for me through interactions with you, through your questions, and I will be able to also share with people what I feel, what I think, as a product of what I've learned over my lifespan, be it professional side, be it personal side. बुरा तो नहीं मानोगे कुछ हमारी बात में अगर आर्गुमेंट हो गया? क्योंकि बिल्कुल नहीं, जैसे मैं एक अलग बैकग्राउंड से आता हूँ, आप अलग, आपका 37 साल का करियर है जी। मैं तो अभी जस्ट अपना करियर बिल्ड किया है, मतलब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं कर सकता था। मैंने अभी एक साल में 700 पॉडकास्ट किए होंगे। वंडरफुल, मोर देन 700 लोगों से मिल लिया, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं दिमाग में आई है। मेरा ऐसा मानना है कि ना, इतनी सारी विचारधारा अलग अलग बहुत सारे, सब लोग अपना अपना सोचते हैं। तो जैसे आपको जो खुश रखता है, जो आपको फील हैप्पी करा रहा है जी, पर किसी विचारधारा को पकड़ के बैठ कर उससे मेंटली बर्डन हो रहा है, उसको छोड़ दो। पर जब हमको अच्छी विचारधारा आ रही है, उसको अपने अंदर लगाओ, सामने बांटो। उनको लगता है कि भैया इससे मेरे को मेंटली पीस अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा होगा और खुशी मिल रही है, तो वो विचारधाराओं को अपनाते रहो। बिल्कुल सही। आज आपकी बात से शुरुआत करते हैं सर। थर्मेक्स से स्टार्ट किया आपने अपना करियर जी, और 37 साल से भी ज़्यादा का करियर एक इंडस्ट्री में आपने दिया जी। कैसी रही ये लाइफ, मतलब अगर आप वापस पीछे मुड़ के देखते हो ऐसे, तो क्या देखते हो अपने आप को? वेरी गुड क्वेश्चन सर. ये थॉट मेरे भी कई बार इट हैज क्रॉस माय माइंड. आई हैव एक्चुअली paused, looked back and reflected. So connecting dot forward and connecting dot backward is always a very different thing, you know. आगे जाने में एक एक्साइटमेंट होता है, अननोन होता है. समटाइम्स इट इज एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस. व्हाट इफ यू सक्सीड, व्हाट इफ यू फेल. बट लुकिंग बैक, you have no risk, no anxiety, because it's a replay of what happened. Correct. And many times it is like when you watch any movie second or the third or the fourth time, then you start observing minute things of that movie. Because पहली बार आप अलग चीजें देखते हैं, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग. When you see that film for the fifth time, Correct. you're in that movie theater for very different reasons than the first time. So I think looking back is a good habit. Correct. It helps you understand many more things that possibly slipped out of your attention. So looking back, I think is a very powerful thing to do, because it allows you a reflection. काफी बार क्या होता है जब हम लोग आगे चलते रहते हैं, like I said, connecting dots, walking with life ahead, you slip or miss a few things to take cognizance, to learn from. तो वो पीछे देखते हुए आपको वो मौका मिल जाता है. And you enjoy the beauty also. I mean, at this point, let's say going forward, अगर मुझे यहाँ पे लगता है नहीं यार, life is unfair with me because मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था. So at that point in time, you have a pain, you have a hurt, you have a protest about life. फिर आप वहाँ से आगे चलते हो, कुछ ना कुछ आगे चीज़ हो जाती है. जब आप पीछे देखते हो तो when the dots connect, काफ़ी अलग से पिक्चर निकल के आता है, काफ़ी अलग
मतलब निकल आता है उसका। कि बार-बार देखना और अलग तरीके से देखने की जो बात है, अलग तरीके से कि भई कि अलग तरीके से देख रहे हो। तो जैसे उदयपुर सिटी है, ठीक है? राजस्थान की बहुत खूबसूरत सिटी है, अच्छी। मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जब मैं 15 साल का था, तो मैं उदयपुर सिटी को ऐसा देखता था कि मेरी बुआ का घर है, ओके। देखने का नज़रिया। बुआ के घर जाना है, बस में बैठ के जाना है, पापा के साथ कार में जाना है, बड़ा मज़ा आता था। थोड़े बड़े हुए, कॉलेज पढ़ा मैंने वहाँ से, तो राजपूतों की नगरी टाइप दिखने लग गया वो, कि वहाँ बहुत सारे राजपूत हैं, अलग तरीके का माहौल है, महाराणा प्रताप की सिटी है। मैं कहा यार ये देखने का नज़रिया अलग हो गया, हाँ, ठीक है? फिर वहाँ से मैं पढ़ के निकला और फिर मैं मेरी वाइफ़ के साथ गया, तो बड़ा रोमांटिक प्लेस लगा। मैंने कहा क्या झीलों की नगरी है, लुक एट इट। ठीक है? फिर उसके बाद में मैं मेरी बेटी के साथ गया, तो फिर एक अलग पर्सपेक्टिव नज़र आया। तो एक ही चीज़ को आप थोड़ा समय बीतता जाता है और कुछ लोग आपकी परिस्थितियाँ बनती जाती है, तो आप उसको अलग तरीके से देखने लग जाते हो। और जब अलग अलग तरीके से देखते हो तो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो। और आप देखोगे नहीं यार वो तो वही सेम है, वही सेम है, वही सेम है, तो फिर अलग तरीके से नज़र आएगा। Absolutely right. And isn't this actually maturity and beauty of diversity? हुँ, One diversity comes out of opinions and philosophy of different people, हुँ, and one comes out of your own different versions, like you said. हाँ, कि it is between you and the same city, no third person, no third agency involved, and still so much of variant. So it is like beauty like a kaleidoscope. आपके हाथ में वही कैलेडोस्कोप है, उसमें उतने ही पीसेस हैं, वही मिरर्स लगे हैं और नथिंग इज चेंजिंग, बट एवरी टाइम यू सी इट्स अ डिफरेंट व्यू, इज इट? जी यार। सो पर अगर आपका थोड़ा एक डेटा सेंटर का एक्सपीरियंस रहा है, डेटा सेंटर लीडरशिप, जी। तो आज जितनी भी हम बात कर रहे हैं सब जाके स्टोर होगा कहीं न कहीं। कहीं कोई बोलता है कि समुद्र में भी स्टोर होता है, कोई बोलता है कि स्पेस में भी हो रहा है आजकल, तो सब जगह स्टोर हो रहा है इतनी सारी चीज़ें। तो डेटा सेंटर कैसे काम करते हैं सर? और मतलब वहाँ पे जो आपने लीडरशिप देखी, क्या कुछ आप उसके बारे में कुछ कहानी बता पाओगे? जी, काफ़ी कुछ ट्रांसेंड हुआ है। इफ यू हुँ, रियली सी, अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो डेटा centers in one form or the other have existed for almost 25 years or maybe 20 plus years. बट जिसको हम लोग आज के पैराडाइम में जिसे डेटा सेंटर हम कहते हैं, उस फॉर्म में जिसे मॉडर्न एज अगर डेटा सेंटर कहें, तो वो इंडस्ट्री इंडिया में यंग है वैसे, हुँ, मे बी अबाउट 10 years. 2015 से यू कैन से this form of data centers have started coming into existence, and since then also certain things will change. और ये फील्ड ही ऐसा है कि यहाँ पे चेंज इज़ वेरी फास्ट, करेक्ट? तो अडैप्टेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बट गोइंग फॉरवर्ड, जितनी जिस तरीके की ह्यूमन लाइफ इज़ बिकमिंग मोर डिजिटल, मोर वर्चुअल, मोर टेक ड्रिवन, तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब क्लाउड हो, डेटा सेंटर हो, एआई हो, जीपीयू की हम सब बात करते हैं, उसका अडॉप्शन इतना ज़्यादा है लाइफ में कि दैट्स अ बिग फ्यूचर फॉर बिजनेस हुँ, एंड फॉर इंडिया। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कम अप एज अ लीडर। I would say one great thing about data centers from India perspective is हम लोग ना अभी तक किसी भी चीज में लीडरशिप पोजीशन नहीं क्लेम कर पा रहे थे, करेक्ट? राइट, वी हैड सम प्रेजेंस, मे बी हमारी थोड़ी सी स्टेचर बढ़ गई, कंपेयर टू पास्ट वी स्टार्टेड डूइंग बेटर, बट वी हैव नॉट रीच्ड सो फार एक्सेप्ट डेटा सेंटर, जहाँ पे हम लोग ये क्लेम करें कि आई एम शोल्डर टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और मे बी आई एम बेटर देन मैनी इन द वर्ल्ड। बट ये पहला मौका हमारे पास है, इंडिया में डेटा सेंटर्स की इंडस्ट्री ने हमको ये मौका दिया है हुँ। कि वी कैन टुडे क्लेम वी आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ऐसा है अभी? यस, एब्सोल्युटली। कहाँ पे सबसे बड़ा डेटा सेंटर इंडिया के अंदर? सो जो कंसंट्रेशन है इंडिया की, जो टोटल कैपेसिटी आप देखेंगे टुडे एज वी स्पीक, इट्स ऑलमोस्ट 1.6 गीगावाट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो उसकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन है मुंबई और चेन्नई में एट द मोमेंट। तो दोनों सिटी को अगर आप मिला लें तो लगभग 75 to 78% टोटल कंसंट्रेशन इज देयर, out of which Mumbai is about 50 to 53% and balance 23-24% is Chennai. बट ऐसा बोला जाता है कि डेटा सेंटर में जो स्टोरेज जो होता है उसको कूल रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जी, तो चेन्नई तो वैसे ही हॉट प्लेस है एकदम इतना, तो करेक्ट। हॉट में अगर हॉट रख दिया, तो आपने कैसे बिल्कुल कंसेप्ट काम किया ये? राइट। तो लोकेशन जब चूज होती है डेटा सेंटर के लिए, तो उसमें काफ़ी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वन इज़ डेफिनेटली एम्बिएंट टेम्परेचर, एक आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है, एंड अमेजिंगली शार्प एक्यूमेन, बिकॉज़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेटा सेंटर, फिर भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि एम्बिएंट टेम्परेचर। तो कूलिंग इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा सेंटर, क्योंकि जैसे आपने कहा
सीपीयूज होते थे पहले, अब तो जीपीयूज की बात हो रही है, जहाँ पे देयर ability to compute is very high, they consume far more electricity and emit much more heat. Correct. So cooling is going to be very very crucial, much more than in the past also. Right. But again, ambient के ऊपर that is not a decision making parameter for location. वो एक additional advantage है. मतलब अगर suppose for example if you go to Kashmir or if you open a data center tomorrow in Himachal, so maybe for 4 or 5 months you will get ambient temperature which is lower than the temperature you need to maintain in the data hall, or you know, in that range. तो आपको, जैसे हम लोग free cooling कहते हैं, enthalpy cooling, along with your artificially cooled air, you can also take some part of ambient air, so that आपकी cooling cost, electricity requirement थोड़ी कम हो. और उससे दो फायदे होते हैं, एक इकोनॉमी भी आती है और दूसरा इम्पैक्ट टू द एनवायरनमेंट आल्सो इज लेस, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग लेस पावर, यू आर थ्रोइंग मोर लेस हीट इन द एम्बिएंट. तो वो एक है डेफिनेटली, बट दैट्स नॉट द ओनली पैरामीटर, क्योंकि मुंबई आल्सो इज नॉट रियली वेरी टेम्परेचर फ्रेंडली, दो इट इज नॉट एज हाई एज चेन्नई, बट मुंबई ह्यूमिडिटी होती है, यू कांट हैव ह्यूमिडिटी आल्सो इन द डेटा हॉल्स सिमिलर टू चेन्नई. वी हैव टू रिमूव हीट, वी हैव टू रिमूव ह्यूमिडिटी and maintain certain required parameters there which are very sensitive. और डेटा सेंटर का ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे मिडिल में होना चाहिए, जैसे पूरी कंट्री के मिडिल में होना चाहिए, तो क्या उससे एकदम स्पीड आपको बहुत फास्ट मिलेगा? इज इट मिथ और No, 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 ऐसा कुछ नहीं है. It doesn't. तो फिर इंडिया में क्यों, मतलब डेटा सेंटर जैसे मान लो कि ऑलरेडी कहीं सैन फ्रांसिस्को में था, यहाँ पे है ऑलरेडी बड़े बड़े डेटा सेंटर है, तो फिर इंडिया में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और उससे फायदा क्या होता है इंडिया को, क्या फायदा होगा, मतलब इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर रही है इसकी? जी, दो चीजें होती है. एक, why India should have data centers is one, to address India's domestic requirement. ओके. Right? It is in our interest that हमारा जो इंडियन डेटा है वो इंडिया में रहे. You also know how the world is today, how global politics is. दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट. Yes. ठीक है, डन. दूसरी बात ऐसी है कि हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक एडवांटेजेस है कंपेयर टू अ फ्यू अदर कंट्रीज. जैसे इफ यू लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड द साइज ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, वी आर ऑलमोस्ट लाइक एंटायर यूरोप, जहाँ पे 10 12 15 कंट्रीज इकट्ठा करेंगे तो इट्स अ मास ऑफ इंडिया, राइट? सो वन इज यू गेट लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. डेटा सेंटर्स में ना स्प्रेड होना भी बहुत जरूरी है. लाइक वी आर सेइंग कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, but going forward it is not possible and it is not advisable that we have same kind of concentration. तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड, कि उसका स्प्रेड अभी काफ़ी ज़्यादा फैले. इट शुड गो मच बियॉन्ड मुंबई एंड चेन्नई. So there are about maybe 8 or 10 at least locations on the list which will very soon you will start seeing on the map of data centers. ठीक है. तो वो डाइवर्सिटी इंडिया में मिल जाती है. सेकंड इज, जैसे आपने एम्बिएंट कहा, या तो बिकॉज ऑफ द लार्जनेस यू, एक डेटा सेंटर में क्या होता है, एक मेन साइट होती है फॉर एग्जांपल, और दूसरी होती है डीआर साइट, जिसको डिजास्टर रिकवरी या मिरर साइट कहते हैं, कि इन केस बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आपके वहाँ पे की इंफ्रा अगर डाउन हो तो आपका बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए. सो इमीडिएटली द होल ऑपरेशन हैज टू शिफ्ट टू द अदर डेटा सेंटर, और कस्टमर को सीमलेस एक्सपीरियंस रहे, मतलब उनको पता ही नहीं चले कि इफ़ यू आर ऑपरेटिंग अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस डेटा सेंटर एंड देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, तो वो सीमलेसली यहाँ से इस तरीके से चले कि आपके बिजनेस सीमलेस हो. सीमलेस. तो उसमें क्या होता है कि आइडियली इट शुड बी इन अ डिफरेंट सिस्मिक जोन, इट शुड बी पॉलिटिकली आइसोलेटेड. मतलब अगर यहाँ पे कोई एक सपोज अनरेस्ट जैसी सिचुएशन है, तो इट शुड बी इन द रीजन कि वो अनरेस्ट की वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं हो, राइट? सो अगर कहीं स्टॉर्म है, कहीं अगर साइक्लोन है, तो द अदर डेटा सेंटर हैज टू बी इन अ प्लेस वेयर दैट साइक्लोन विल नॉट हैव एनी इफेक्ट. सो वो जितना ज़्यादा दूर हो, वेयर यू गेट डाइवर्सिटी ऑफ रिस्क पैरामीटर्स, उतना अच्छा है. सो इंडिया कैन ऑफर ऑल दैट. देन लैंड प्राइसेस कंपेयर्ड टू मे बी सर्टन अदर सिटीज, अगर सो यू कुड हैव डेटा सेंटर्स विच आर फार अवे फ्रॉम द सिटी, और एट द मोमेंट जैसे कॉन्सेंट्रेशन हमारा सिटी में है, सो वी कैन कंपेयर दैट टू लेट्स से सिंगापुर, लंदन, मे बी समवेयर इन द यूएस. सो वहाँ पे हमारी लैंड कॉस्ट के भी एडवांटेज है, प्लस हमारी बिल्डिंग कॉस्ट जो है डेटा सेंटर बिल्ड करने की, और उसके अंदर जो पूरा एमईपी फिट आउट होता है, जैसे इक्विपमेंट लगते हैं, फिर बिल्डिंग सर्विसेज होते हैं, उसकी भी बिकॉज ऑफ आवर लोकल इकोनॉमी और ओवरहेड स्ट्रक्चर एंड द कम्पिटिटिवनेस ऑफ प्राइसिंग इन इंडिया, हमारी बिल्ड कॉस्ट काफ़ी कम है. बिल्ड कॉस्ट कम आती है इंडिया के अंदर. Yes, compared to many other countries. करेक्ट. Plus, we have huge skill talent and lot of domestic manpower available, etc. So now, what अगर आप
अभी का बजट देखें तो उसमें 2-3 strong incentives have been declared by government, particularly for data center. So the idea is now, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडिया फॉर इंडिया, एंड मेक इन इंडिया में हम बोलते हैं कि इंडिया फॉर द वर्ल्ड. सो यहाँ पे आप बनाओ, you manufacture for India in India, but you also manufacture in India for the world. तो सिमिलरली डेटा सेंटर में अभी इस तरीके का एक एक्टिविटी या माइग्रेशन होगा कि we will also start processing lot of customer services of overseas customers from data centers in India. तो ये बजट प्रोविजंस और इंसेंटिव्स अगर आप देखेंगे तो those are targeted to create this wave where we catalyze this industry to set up data centers in massive capacity to service overseas clients. Correct. So it is India for India and India for overseas, similar to manufacturing. चलो ये तो समझ में आ गया मेरे को। तो ये तो आपके एक्सपीरियंस की बात रही, ये डेटा सेंटर की बात कर रहे थे, बट आपको आपको उपनाम मिला है एक, कॉर्पोरेट मॉन्क, जी. और फिर आपने एक बुक भी लिखी है संदीप जी, द मॉन्क हु डिडंट हैव टू सेल हिज लैम्बोर्गिनी। Right. कैसे मिली सर उपाधि, और आपको ये इतनी बड़ी बुक आपने लिखी कैसे, और क्या है इस बुक में, मतलब क्या क्रक्स है इस बुक का? Right. It's an interesting story. Actually, I will name two more of my books, and the names are also in synergy, if you see. And the other book is I sold my Mercedes at loss and got rich. मर्सिडीज बेच के लॉस में मर्सिडीज बेच के वृद्ध सर बैठे हमारे पास। And the third is about Journey to Ikigai by Shinkansen. Shinkansen is a Japanese word for bullet train via Zen Kari Sensei. So if you see, all three books are related, but still they are different. So you can say they are linked, but not covering the same kind of content. और ये हुआ ऐसे कि I've been writing on social media, scribbles, some kind of things for a very long time. And many people used to actually respond to me also कि आप अच्छा लिखते हो, oh how do you exactly strike a chord, oh how did you know today this is what I wanted to say, oh this is what I needed today. Some people used to say, no, I don't end my day until I have read what you have written. Some guys said, I start my day by reading what you wrote. So I was thankful to them. I was liking that I'm writing something which is resonating with people and adding some value to the life of people, but never a thought of book came to my mind. And now many of these people started saying, you should write a book. तो मैं ये सोचता था, no, they are nice people, but that doesn't mean I should think I'm an author material. So I used to humbly say thank you, ठीक है करेंगे कभी, but I never took it seriously, and I kept on not thinking about it. So then came some of these people started coming back, and वो जो प्यार का गुस्सा होता है ना, प्यार वाला हक का गुस्सा, वैसे how many times we have told you, why are you not still writing book? अरे यार, you are writing so good, it is actually touching the life of people, it is inspiring people, you should write. कितनी बार बोला, फिर भी मैं बोलता था कि यार thank you very much. I never really still thought about reading, because मुझे लगता था कौन है संदीप दांडेकर, कौन मेरी किताब लेगा, खरीदेगा, पढ़ेगा, why will anybody read? I actually used to think. फिर मैंने नहीं, and then what happened, one after the other few incidences happened which were so profound, उसमें मेरा इसकी तरफ देखने का पूरा नजरिया चेंज हो गया. इट केम टू मी लाइक इट इज माई ड्यूटी, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू इट, एंड नाउ इफ आई डोंट डू इट देन इट्स अ ब्लेमिश. जिस दिन मैं भगवान को मिलूंगा उस दिन वो मुझे बोलेंगे कि मैं खुद तो आके आपसे तो नहीं बात करने वाला था, बट आई गिव यू द एबिलिटी टू राइट. I sent lot of feelers, lot of messages to you. You still did not do anything. Then I sent you some extraordinary experiences where people said this happened in my life because of your writing. And then also, why have you not written? So you came back to me without doing what I had sent you to do. तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरी अब ड्यूटी है. अब मेरी किताब एक भी आदमी खरीदेगा या एक भी आदमी नहीं पढ़ेगा, वो मेरा जिम्मा नहीं है. I have to fulfill my duty, I have to write, I have to publish a book. कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है लिखने का उसका है. So I used to think like, अगर अचानक घर पे गेस्ट आने वाले हैं और माँ ने बोला बच्चे को जल्दी से जाओ, आई हैव टू प्रिपेयर चाय और कॉफ़ी, दूध नहीं है, 100 रुपये ले और नीचे जाके जल्दी से दूध के 2 पैक लेके आ, या तो 100 रुपये में 2 नहीं आते होंगे अभी. सो द चाइल्ड गोज स्टार्ट्स प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, 100 रुपये का चॉकलेट खाता है, 2-3 घंटे नहीं आता है. मीन टाइम गेस्ट आके जाते हैं, माँ कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती है. एंड देन चाइल्ड कम्स होम
without doing what is instructed to do, and having spent that 100 rupees also, which was empowerment to do what was instructed to do, merely eating a chocolate, तो माँ कैसे गुस्सा होगी? 2 तमाचे नहीं मारेगी? मारेगी। तो भगवान अगर मुझे ऐसे तमाचा मारेगा कि मैंने तुझे ये करने के लिए बोला था, ये करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो मैंने तुझे दी थी, आई गिव यू लॉट ऑफ नजेस, आई गिव यू लॉट ऑफ काइंड ऑफ क्लूज एंड यू डिडंट डू, तो फिर मुझे वो बहुत स्टार्कली इट हिट मी कि बस ये तो ड्यूटी है, करनी पड़ेगी। एंड देन बिकॉज द कंटेंट वाज देयर ऑलरेडी व्हिच वाज बिल्ट अप ओवर मेनी इयर्स, इट वाज नॉट इन द बुक फॉर्म, दैट इज व्हाई आई कुड ब्रिंग आउट वन आफ्टर द अदर 3 बुक्स एक्चुअली। तो कौन सी मर्सिडीज बेची आपने वो? दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डिड सर। अच्छा, मतलब क्या होता है, मेनी आई एम श्योर यू वुड हैव रियलाइज्ड और मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स विल आल्सो रेजोनेट, एज यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग एंड प्रॉस्परिंग, कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली वांटिंगली अनवांटिंगली आपके इर्द गिर्द एक प्रॉस्पेरिटी की बबल होनी चालू हो जाती है, राइट? यू नीड इट ऑल्सो, नथिंग रॉन्ग, आई मीन इन गुड लिविंग आई हैव नो प्रोटेस्ट, वी ऑल वर्क फॉर दैट, वी ऑल एम फॉर दैट, सो यू शुड, बट वो जो बबल क्रिएट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल if you become a vice president or a CEO, then you have certain type of office, certain type of home, certain type of ecosystem. तो आप CEO को ही मिलोगे, VP को ही मिलोगे, right? Those are the kind of people. तो वो CEO भी एक दिन तो बच्चा था, he was also a teenager, वो भी कॉलेज जा रहा था, कभी ट्रेन से जा रहा था, बस से जा रहा था, गाड़ी पे वड़ा पाव खा रहा था, all that was happening. But then this starts narrowing down. And then you have a swanky home, you have a swanky office, you have a swanky car, you have a driver, and then you isolate yourself. It is necessary for you to get good experience of life so that you are efficient, you produce more, आपकी आउटपुट भी अच्छी हो और आपको एक लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस हो जिसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है, सो नथिंग रॉन्ग। हाँ। बट मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए, कुछ चीज़ें कि मुझे लगा यार, देन आई गॉट अ वेरी स्टार्क रियलाइजेशन कि बस 360 डिग्रीज 36 डिग्रीज हो गई है और मुझे पता ही नहीं चला। Then I realized it's been long that I have not done this. I have not talked to these kind of people. I have never heard their stories. I have never paused and observed these people. तो मैंने 6 महीने 8 महीने गाड़ी और ड्राइवर यूज करना बंद कर दिया। I started going to office by local train. I started using share auto. मैं ठेले पे खाना चालू किया। And not only I did that, but I started getting into the mainstream. I started having conversations with people. I started observing them, knowing about them. और मुझे इतनी प्रोफाउंड एक स्टोरीज रियल हीरोज की सामने आने लगी, उनके स्ट्रगल्स, उनके पैशन। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स यू वुड हैव सीन, आई हैव सीन कि किसी बस कंडक्टर का बेटा या बेटी IAS ऑफिसर बन जाता है, राइट? किसी पान वाले का लड़का क्रिकेटर बन जाता है। तो ये पान वाले, ये सब BST के ड्राइवर्स, ये हमारे इर्द गिर्द तो होते हैं, बट अंटिल वो क्रिकेटर बन जाके हमको जब तक वो स्टोरी समझ में नहीं आती, वो IAS ऑफिसर लड़की बन के उसकी स्टोरी जब समझ में नहीं आती, तब तक हम लोग उनको नोटिस भी नहीं करते। यही तो विडम्बना है सर। यस, सो देन आई एक्चुअली फॉर 7-8 months अक्रॉस डिफरेंट सिटीज आई स्टार्टेड लिविंग लाइक दैट, बेयरफुटेड, और इन लोगों की जिंदगी का मैं हिस्सा बन गया, उनके शोल्डर टू शोल्डर आई स्टार्टेड बिहेविंग इक्वल विद देम। और तब जाके, एंड दैट इज आई एम सेइंग कि विद दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी I wanted to say I sold my Mercedes at loss, because when do you sell at loss? When you are in a hurry. So मुझे एक्चुअली हरी उस दिन ये थी कि अगर मैंने 8 दिन 10 दिन ये डिले कर दिया, तो ये जो एक फायर है, नहीं मुझे करना है, वो शायद सबड्यूड हो जाएगा, वो डाइल्यूशन हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे when it was on the high, I wanted to do it that time, तभी right then। बहुत बढ़िया बात बोली सर, ये उस टाइम कर लेनी चाहिए, अदरवाइज क्या वो मिस हो जाएगा, फिर लाइफ में आपको कभी याद भी नहीं आएगा, फिर आप सर्कल बैक करके देखोगे अरे यार हाँ, ये करना था, बट आई मिस्ड इट। हाँ। अच्छा, ये बात आ रही है, हमने बोला कि मैं लोगों के साथ रहा शोल्डर टू शोल्डर, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी एक इंसिडेंट वायरल हो रहा है, अभी विधानसभा के अंदर किसी ने लुई विटॉन की बेल्ट पहन रखी थी और बता दिया कि तिलक लगा के ये सब कुछ करके जब आप जनता के लिए जी रहे हो तो आप इतने महंगी चीज़ें और सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बन जाता है, पर्सपेक्टिव बन जाता है कि यार क्यों कर रहे हो आप, आपका इतना पैसा, क्योंकि आप तो सैलरी में हो ना, आपका पैसा कहाँ से आता है, तो पर्सपेक्टिव में जाता है। तो इधर महात्मा गांधी की अगर बात करें, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, बोला मैं ऊपर नहीं पहनूंगा, तो समान लोगों के बीच में आगे भी है कि यार ये आदमी हमारे साथ कुछ करेगा, तो उनका इतना मैसिव वो बन गया फैन फॉलोइंग, आज तक भी मैं भी बात कर रहा हूँ आज अगर, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ गए वो। करेक्ट, वो वननेस आ जाती है, हाँ, वो बैरियर निकल जाता है। सो
So it is not like आप ivory tower पे बैठे हुए इसी कमरे में and then you are trying to tell people what we should do. So आप वो बैरियर तोड़ के उनके साथ आके you become part of them, तब जाके वो resonance आ जाती है. Correct. तो that book number 2, which is I sold my Mercedes at loss and got rich, is about my experiences during that time, और उसको ट्रिगर करके मैंने वो लिखा है. तो क्या लाइफ की लर्निंग रही बता, अगर मैं एक पूछूं लर्निंग क्या लाइफ की? Life is so large and we as human are actually so tiny. ये चीज़, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि we should not have aims, we should not stretch ourselves, we should not beat the barriers. But at the same time कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं इस यूनिवर्स का एक बहुत छोटा हिस्सा हूँ. But at the same time our philosophy is so beautiful. करेक्ट. Then it says aham brahmasmi. So I am God. I'm part of God. God is inside me. So you are so macro. And then we say you are so tiny. That's the beauty of it. But both are true. जिस दिन आपको ये दोनों चीज समझ में आ जाएगी. And the third thing you understand that you and me are same actually. सेम, बिल्कुल सही बात सर. करेक्ट. तो वो मैं जो टाइनी हूँ और वो मैं जो ब्रह्मास्मि हूँ और आप भी जो हो वो, और एक्चुअली वी आर सेम. तो देन लाइफ बिकम्स वेरी डिफरेंट. प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि ना सब सिर्फ पैसे से तोलने लग गए कि अभिषेक व्यास के पास कितना पैसा है, उसके पास कितना पैसा है, उससे एक आइडेंटिटी बनने लग गई कि भाई इसके पास पैसा है तो ये सब कुछ है. लाइफ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर व्यूअर समझ पाएंगे तो गोल 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 नहीं चलती है ना, इन्फिनिटी में चलती है लाइफ. लाइफ चलती कैसे सर? यहाँ पे हो आप अभी इस पॉइंट में, पहले एक गोला आएगा, आपने एक जिंदगी जी, फिर आप वही पॉइंट पे आओगे, फिर वापस आप एक बड़ा गोला बनाओगे, फिर आप वापस वहीं आओगे जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, फिर आप तीसरे राउंड में आओगे, वहीं के वहीं रहोगे आप हो वहीं. बिल्कुल. और वो होते होते मैं हमेशा आई हैव विजुअलाइज दिस, यू विल नॉट बिलीव. आपने अभी जो कहा ना वो मैंने 100,000 बार विजुअलाइज कर चुका हूं मैं अपने मन में कि it is going in spiral, touching the same circle, but then again going into a different circle, and then going through a line, and then line again is making a circle. You know, it is. वो वहीं पे आके आप रुक जाओगे. आपको जिंदगी कितनी सी है, आप 25 साल की उम्र में तो समझने की कोशिश करते हो, 25 से 28 साल में आप एक्चुअली अगर सबकी बात करें जा 28-30 साल में थोड़ा कमाना, मैच्योर लोगों से बात करना सीखोगे. 30 से ज़्यादा 45-50 तक आप कुछ करते हो और मैं बहुत बवाल मचा दूंगा, मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा, मेरे पास गाड़ी बंगला और पूरा दुनिया मुझे जानेगा. फिर उसके बाद देखो कि यार क्या किया मैं करे. सर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे अभी दिमाग में आया व्हाई टॉकिंग टू यू एंड लिसनिंग टू यू. द फेमस मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान जो विराट कोहली ने हमको जितवाया था, 37 सम रन्स इन 16 बॉल्स. इफ यू सी हिज ओन इंटरव्यू अबाउट दैट आफ्टर दैट, वो बोलते मैंने वो किया ही नहीं है. आई डोंट क्लेम इट, आई डिड नॉट डू इट, इट हैपेंड. एंड देन ही वंडरफुली एलैबोरेट्स अबाउट हाउ इट हैपेंड. उसकी पूरी उसके पीछे जो 25 साल की मेहनत है वो कैसे मेल्टिंग उसी मोमेंट में आ गई. हाउ इट वाज समथिंग, सम पावर विच वाज मच लार्जर गॉट इट डन फ्रॉम हिम. सो ही सेज मैं उस जोन में था. इट इज, ही क्लियरली सेज आई डोंट इवन क्लेम इट. मैंने किया ही नहीं, वो हुआ एंड आई वाज चोजन टू डू इट. तो ये एहसास आपको जिस दिन आ गया और वो इंटरनलाइज हो गया, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द लाइफ एंड देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. अपना हो जाती चीजें. तो ये थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव हो गया एक तरह से. हाँ, इन अ वे. आपके नज़र में क्या है थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव? थर्ड पार्टी, मेरा ये कहना है कि जो भी दुनिया है वो एक तरफ से आप कह सकते हैं पूरी मेरे अंदर ही होती है दुनिया. राइट. आई मीन यू हैव अ फिजिकल वर्ल्ड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द क्रक्स ऑफ लाइफ, क्रक्स ऑफ वर्ल्ड विच इज ऑल इनसाइड यू. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इट हैज टू बी अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट. हमारी पूरी फिलॉसफी इसी के ऊपर है कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट. वाइल यू आर परस्यूइंग समथिंग, यू आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न. आप जो भी आपको पॉसिबल है कर रहे हैं, यू आर फुल्ली इंटेंस, फुल अटैचमेंट. बट वो करते हुए भी यू हैव टू हैव अ कॉन्शियस विच इज स्टिल डिटैच. मतलब जैसे वो चिलकत होता था पूरा पुराने जमाने में, जैसे आर्मर, यू आर फाइटिंग बट वो स्किन नहीं है उसमें. So it is like you wear a raincoat and you have fun in the rains. So you are there, but there's that small jacket raincoat. वो आप टच नहीं कर रहे हो उसको. So I think it's a blend of that कि मेरे अंदर मैंने एक थर्ड पर्सन न्यूट्रल डेवलप करना चाहिए
जो हमेशा एक एक कहानी है कि कृष्ण भगवान ने किसी को कहा कि मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, आपको जो चाहिए वो मांगिए। तो वो आदमी बोलता है कि आप मेरे बस हमेशा साथ रहो। तो बोलता है मैं आपके वैसे भी साथ में ही रहता हूँ, बट तथास्तु, अब इसके बाद मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू डू मेनी थिंग्स, क्योंकि उसको ये एहसास आ गया कि कृष्ण तो मेरे साथ में बैठा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही वुड हैव डन ऑन अ कॉम्प्रोमाइज स्केल, या तो छोटे मोटे झूठ बोल लिए, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज कर लिए, छोटे मोटे मैनिपुलेशन कर लिए, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बिकॉज उसको एहसास हो गया कि इनविजिबल बट किशन भगवान तो सामने बैठे हैं, उनके साथ में सामने कैसे करूं। तो यू डोंट हैव टू मीट किशन भगवान टू टेल यू दैट आई एम विथ यू, वो होते ही हैं, हमको वो रियलाइजेशन नहीं होता। बट व्हेन यू, तो ये जो थर्ड पर्सन होता है हमारा, ये एक एलिमेंट अगर हम निकाल के रखें और माइंड को ट्रेन करें कि नहीं यार, आई एम डिटैच, दैट लिटिल एलिमेंट ऑफ योर्स इज अ थर्ड पर्सन, एंड देयर हैज टू बी एम्पैथी, बट देयर डजंट हैव टू बी अ फुल कंकरेंस, जी, राइट? सो दैट पर्सन इज, एंड देन यू आर नेवर अलोन एक्चुअली, व्हेन यू आर अलोन आल्सो, करेक्ट, करेक्ट। कि जब आप अकेले हो तभी भी आप अकेले नहीं हो, क्योंकि यू अलोन बिकम सो स्ट्रांग, सो बैलेंस, एंड देन दिस थर्ड पर्सन इज योर कंपनी, सो आप अकेले नहीं हो एक्चुअली। तो अभी जैसे आपने आपका करियर भी इतना स्ट्रांग है, फिर आपने बुक भी लिख दी, आप ब्लॉगिंग भी करते हो, चीज़ें भी करते हो, लाइफ को देखने का नज़रिया भी अलग है। अभी आप नाउ आप स्टार्टअप मेंटर, जी, सेम चीज़ है या फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आप आना चाहते हो? वेरी डिफरेंट थिंग. I have a very strong calling since last maybe couple of years, and I've started exercising. Started taking steps in that direction. कि मेरे लिए जीने का टाइम खत्म हो गया. Now whatever I have learned, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज मिला है, अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस, फेलियर्स, जो भी सीखा है, इट इज लाइक डिपार्चर लॉन्ज में बैठा हूँ. फ्लाइट कभी भी अनाउंस हो सकती है. तो मेरे पास जो है वो जब तक मैं दे नहीं देता लोगों को, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट फ्लाइट. हाँ, तो करेक्ट। आई हैव टू नाउ गिव इट बैक, बिकॉज मेरी जो पर्सनल हो करियर की वो एस्पिरेशंस डिसेंटली, आई मीन आई वोंट से आई एम बिल गेट्स, और वैसे उसका एंड नहीं है. बिकॉज मुकेश अंबानी को भी कुछ चाहिए, गौतम अडानी को भी कुछ चाहिए, बिल गेट्स को भी कुछ चाहिए. सो उसका कोई एंड नहीं है. बट इफ यू आस्क मी, एम आई रीजनेबली satisfied about my journey, where I've reached so far, considering where I started from? Yes, I'm decently satisfied. About personal and family things, most of my responsibilities are done. बच्चे सेटल हो गए हैं. दे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दे आर वेरी गुड, थैंक्स टू लाइफ एंड गॉड. तो अभी कोई रीजन नहीं मेरे पास कि मैं सिर्फ खुद के लिए काम करूं. इफ आई जस्ट कंटिन्यू, आई हैव गुड सैलरी, आई हैव गुड जॉब, बट वो लाइफ लीनियर है. उसमें करेक्ट, मैं छोड़ के उस बेनिफिशियरी स्ट्रीम में दूसरा कोई नहीं आ रहा है. सही बात है। तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी बेनिफिशियरी स्ट्रीम के लिए जीऊं. आई वांट thousands and hundreds of people now to be benefited out of my experience. तो इट इज लाइक हवा पे मेरे पास कुछ सीड्स हैं और मैं वो खोल देना चाहता हूँ, तो हाफ है तो फैले, तो लेट देम गो एंड ग्रो इन बिग ट्रीज एनी. तो मतलब मेरे को लग रहा है आपका मिशन और मेरा मिशन सेम ही है, तो साथ में मिलके काम करेंगे, हमको ऐसा लग रहा है। इट्स दैट यू बी एन ऑनर सकता हूँ. तो मेरे को जैसे बुक आपने लिखी है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब लोगों ने आपको देखा, समझा, बात करी, अमेजोन पे शायद बेस्ट सेलर भी एक बुक तो, हाँ, करेक्ट? वो दिस वाज सिंक हाँ, कंसेप्ट, करेक्ट. बेस्ट सेलर अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस है, होल एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर देखा जाए तो? Absolutely fabulous. I mean, it was so pleasingly surprising. एंड जिस तरीके से बुक रिसीव हुई, लोगों ने पढ़ी, रिस्पॉन्सेस मिले, पीपल हैव सेड it has given them different perspective, it has brought them into the sweeter zone of life, as I always say, because हम हमेशा paradoxes में, extremes में होते हैं. Everything in life is a battle between extremes, right? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और कहीं ना कहीं हमको उसका एक स्वीट ऑप्टिमल ढूंढना पड़ता है हर चीज में. हम्म, तो मेरी हमेशा ये कोशिश थी कि एक स्वीट ऑप्टिमल ढूंढे, एंड ट्राई एंड हेल्प पीपल आल्सो एज मच पॉसिबल टू फाइंड देयर स्वीट ऑप्टिमल. तो ये बुक, एवरीबडी सेज दैट दीज बुक्स हैव एक्चुअली बीन एबल टू डू दैट, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग. So going back to again, if that was a responsibility, it came to me, and because it had to add value to the lives of people, it is exactly doing that. तो जिस दिन अब मैं भगवान को मिलूंगा,
मुझे वो प्रेशर नहीं है कि मैं गिल्ट से मिलूंगा. आई विल मीट विथ माई हार्ट फुल के भगवान आपने मुझे कुछ करने भेजा था, मैं करके आया हूँ. सब कर लिया मैंने. सो आई वांट गॉड टू, जैसे एक डिफिकल्ट मैच होता है ना, आप ऑलमोस्ट लास्ट मैच अगर आप जीते तो व्हेन यू वॉक बैक आपका कैप्टन नीचे आता है एंड ही हग्स यू एंड सेज वेल प्लेड माय बॉय. तो मेरा विजुअलाइजेशन ऐसा है कि मैं वापस जा रहा हूँ, भगवान वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ जाए, मुझे हग करके वेल प्लेड माय बॉय. तो बहुत बढ़िया संदीप सर. आई थिंक इट्स अ पावरफुल पॉडकास्ट हमने बनाया है, सॉलिड तरीके का. एक लास्ट मेरे को आप चीज़ बताओ कि अब आपके लाइफ में मिशन विजन क्या रह गया है, कि सिर्फ एम्पावर करना लोगों को या बियॉन्ड समथिंग कुछ? आई एक्चुअली ऑनेस्टली आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं लिमिट करूंगा हम्म. को. बिकॉज द मिनट यू से दिस इज माई गोल, देन यू आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड एंड आउटसाइड ऑफ दैट गोल. तो अभी मेरी ये सोच है कि आई वॉन्ट टू लिव विथ इनफाइनाइट गोल नाउ. जो भी जितना भी मुझसे हो सके उतना मैं करूंगा, उसका मैं खुद कोई लिमिट नहीं डिफाइन करना चाहता हूँ. I will help startup founders. I'm helping lot of organizations, advising them. At the moment till now, I have done everything pro bono. मैं 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आई वांट टू स्प्रेड द बेनिफिट ऑफ व्हाट लाइफ हैज गिवन टू मी. तो ये आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो ग्रैटिट्यूड की वजह से आप कर रहे हैं तो उसका पैसा तो नहीं ले सकते ना. सही बात है. देन इट इज बिजनेस. सही. So I really don't want to fence it with any objective or goal. जितना भी मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो रहा है मैं करते करते रहेंगे. सो सर मैंने भी द फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत करी है, जी. और द फाउंडर्स ड्रीम ऑलमोस्ट 700 पॉडकास्ट हम कर चुके हैं, Fabulous. और सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं कि आप करते क्या हो, क्या मिशन विजन है, क्या ड्रीम है आपका, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ताकि वो अगर 700 लोग इन्फॉर्मेशन देंगे तो बहुत लोगों के पास पहुंचेगी, उसमें से कोई ना कोई एक एंटरप्रेन्योर बनेगा. मेरा मिशन ऐसा था. आपके पास अगर आज कोई फाउंडर आता है तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे सर? I want to do justice. I want to add value. मतलब ऐसे नहीं कि मेरे पास 200 फाउंडर्स हैं, बिकॉज मैं क्या ही कर पाऊंगा उनके लिए. तो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट आई वर्क विद ओनली दोज मेनी फाउंडर्स जिनके साथ मैं वैल्यू देना सस्टेन कर पाऊंगा. सो आई एट द मोमेंट आई वर्किंग विद 7 और 8 फाउंडर्स. पॉसिबली 10 से ज़्यादा अगर करूंगा तो डाइल्यूशन हो जाएगा. सो एट नो पॉइंट आई वांट टू गो बियॉन्ड 10. और उसमें बाकायदा देयर इज़ नो लिमिट. मतलब मैं ये नहीं कहता उनको कभी कि मुझे इस वक्त मत मत कॉल करो, मैं हफ्ते में 2 ही घंटे दूंगा. आई मीन देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू सम क्रिटिकल फेज, मैं रोज रोज के 2-2 घंटे पे बात किया उनसे. रात को 11:30-12 बजे भी उन्होंने कॉल किया है. आई आई हैव स्पोकन टू देम, क्योंकि one has to, so I try to understand, I try to put myself in the shoes of them. First of all, I choose founders who are young, inexperienced, or who come from unfavorable background, क्योंकि that is when the help is most needed. करेक्ट. Second thing is, you may want to ask me, why did I choose to do this? So again, like I said, this comes out of my feeling of gratitude. और आदमी देना अगर है तो वही देगा जो उसके पास है. करेक्ट. अगर आप एक अरब को बोलो मुझे कुछ दे दो, तो वो आपको रेत देगा, ऊंट देगा या तेल देगा. उसके पास यही चीज़ें हैं. आप अगर उसको चौथी चीज़ मांगोगे तो उसके पास है नहीं, तो वो कहाँ देगा. कहाँ से देगा? सही है. तो आई कैन ओनली गिव व्हाट आई हैव. मेरे पास क्या है कि जो मैंने मेरे 37 ईयर्स में मैंने जो एक्सपीरियंस, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव. सो आई कैन डू थिंग्स, आई कैन गाइड देम टू हेल्प देम सक्सीड, आई कैन हेल्प देम अवॉइड सर्टन कॉस्टली मिस्टेक्स by being proactive. Because avoidance is also very important. While I'm saying learning is important, you must fail, you must learn through failures, but certain failures could be catastrophic. They will mean death. करेक्ट. करेक्ट. So those have to be avoided. So I try and help them avoid those catastrophic mistakes which will mean death or almost death. Right? जिसमें गिरना है, अपने घुटने छिलने हैं, that has to happen. That is the hygienic and generic growth. तो दूसरी बात ऐसी है कि इफ आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मे बी आई कैन डू फ्यू अल्टरनेट थिंग्स. सो व्हाई डिड आई चूज दिस? You can go to an orphanage, you can give some money, sweat, whatever time. You can go to some child, old age home, orphanage. But and again, nothing wrong with that. But उसमें मल्टीप्लायर नहीं दिखा मुझे. यहाँ पे अगर मैं सपोज 10 फाउंडर्स के साथ अगले 2 साल करता हूँ, फिर उसके 2 साल के बाद अगले 10 फाउंडर के साथ करता हूँ, एंड ओवर द 10 years लेट्स से इफ आई वर्क विद 50-60 फाउंडर, और उसमें
वेरी रीजनेबली आई एम सेइंग उसमें 4 या 5 भी स्टार्टअप इतने सक्सेसफुल हो गए कि उन्होंने चलो 500 ही लोग एम्प्लॉय कर दिए. मल्टीपल तो लुक एट द मल्टीप्लायर आई एम एबल टू डू टू द सोसाइटी. सो दैट इज वन रीजन. सो पहली चीज है मैं वही दूंगा जो मेरे पास है. तो मेरे पास यही है. थैंक यू सो मच संदीप सर थैंक यू सर. फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट थैंक यू.